इस दुनिया में हर किसी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फिर भी किसी को ये 24 घंटे बहुत कम लगते हैं और किसी को ये बहुत ज्यादा लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई लोग इन 24 घंटों को टाइम पास में यूज करते हैं, जबकि कई सारे लोग इसको बहुत जरूरी काम करने में यूज करते हैं। आप अपने समय को कहाँ ज्यादा यूज करते हैं, टाइम पास काम में या बहुत जरूरी काम में? कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन दुनिया में 90% लोगों को टाइम पास करने में ज्यादा मजा आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों ज्यादातर लोगों को टाइम पास करने में ज्यादा मजा आता है? क्योंकि टाइम पास करते समय आप उस काम को करते हैं जिसको करने में आपका सबसे ज्यादा मन लगता है, जैसे गेमिंग, मूवीज, चैटिंग, वीडियोस। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑफिस या स्कूल का काम करना अच्छा लगता है। लेकिन आज की इस समरी में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने टाइम को टाइम पास वाले कामों में न यूज करते जरूरी कामों में यूज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर योर टाइम बुक के बारे में, जिसको लिखा है थिबोत मोरिस ने। लेसन 1, प्रोडक्टिविटी को समझो। ज्यादातर लोगों को तो प्रोडक्टिविटी का असली मतलब पता ही नहीं होता है। लोगों को लगता है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करना, पर असल में प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है सभी चीजों को मैनेज करते हुए अपने काम को पूरी क्वालिटी के साथ करना। हमारे जीवन में करने के लिए सिर्फ एक ही काम नहीं होता है, हमें अपने ऑफिस के साथ साथ अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है। तो आपको काम ऐसे करना है जिसमें आप अपनी फैमिली को टाइम भी दे सके और ऑफिस का भी काम कर सके। हमारे काम का हमारी बॉडी और एनर्जी के साथ रिलेशन होता है। आपने कभी महसूस किया होगा कि कभी कभी तो आप किसी काम को बहुत जल्दी कर लेते हैं, पर कई बार उसी काम को करने में बहुत समय लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस समय हमारी एनर्जी ज्यादा होती है उस समय हम काम को ज्यादा स्पीड और क्वालिटी के साथ करते हैं, और जिस समय हमारी एनर्जी कम होती है उस समय हम काम को कम स्पीड और क्वालिटी के साथ करते हैं। इसीलिए हमें सबसे जरूरी काम को उस समय करना चाहिए जिस समय हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा हो, और वो समय होता है सुबह का, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी सुबह होती है। और शाम तक हम काम करते करते थक जाते हैं और हमारी एनर्जी भी लो हो जाती है। अब बात आती है कि सबसे जरूरी काम कौन सा है। इसको पता करने का तरीका है प्रायोरिटी सेट करना। तुम्हारा सबसे जरूरी काम वो होगा जिसको करने की डेडलाइन सबसे करीब है, और वो ऐसा काम हो जिसे टाल भी नहीं सकते। तो आपको ऐसे काम का पता लगाना होगा जिसकी डेडलाइन आज या कल में हो, और उसे करना ही होगा। हमारी एनर्जी को मैनेज करने के लिए 6 फेज बताए गए हैं। एनर्जी हमारे भीतर छिपी एक सीक्रेट पावर की तरह है जो बाहर आने का इंतजार कर रही है। फेज 1, इंक्रीजिंग योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को एक बैटरी के रूप में सोचिए जिसे चार्ज करने की जरूरत है। फेज 1 में उस बैटरी को चार्ज करने के तरीके ढूंढने के बारे में बताया गया है। इसका मतलब है सफिशिएंट नींद लेना, हेल्थी भोजन खाना और रेगुलरली एक्सरसाइज करना। जिस तरह हम अपने फोन को चार्ज करने के लिए प्लग इन करते हैं, उसी तरह हमें अपनी एनर्जी के लेवल को बढ़ाने के लिए खुद का ख्याल रखने की जरूरत है। फेज 2, यूजिंग योर एनर्जी वाइजली। अब जब हम चार्ज हो गए हैं तो उस एनर्जी का अच्छे से यूज करने का समय आ गया है। फेज 2 में यह पता लगाना है कि अपनी एनर्जी का इफेक्टिवली यूज कहां और कैसे किया जाए। यह कार में गैस से भरा टैंक होने जैसा है। हम इसे जगह जगह जाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, न कि इसे यूं ही बेकार पड़े रहने देना चाहते हैं। फेज 3, इन्वेस्टिंग एनर्जी इन इंपॉर्टेंट टास्क्स। फेज 3 को प्रायोरिटी देने के रूप में सोचें। हमारे पास लिमिटेड एनर्जी है, इसलिए हमें इसे उन चीजों पर खर्च करने की जरूरत है जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। जिस तरह हम वीडियो गेम खेलने से पहले अपना होमवर्क करते हैं, उसी तरह हमें अपने सबसे जरूरी काम पहले निपटाने चाहिए। इससे यह इंश्योर होता है कि हम अपनी एनर्जी का इंटेलिजेंस से इस्तेमाल करें और उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। फेज 4, अवॉइड वेस्टिंग एनर्जी। सोचिए कि अगर हमारे एनर्जी टैंक में कोई रिसाव हो तो हम बिना एहसास किए ही एनर्जी खो देंगे। फेज 4, उन रिसावों को रोकने के बारे में है
जो ध्यान भटकाने वाली चीजों और उन चीजों से बचकर हैं जो हमारी एनर्जी को अननेसेसरीली खत्म करती हैं। यह बिजली बचाने के लिए कमरे से बाहर निकलते समय लाइट बंद करने जैसा है। फेज 5 एंड 6, यूजिंग टाइम एफिशिएंटली एंड बीइंग प्रोडक्टिव। समय का एनर्जी से गहरा संबंध है। जब हमारे पास एनर्जी होती है तो हम अपने समय का ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। फेज 5 और 6 में हम अपने समय का इंटेलिजेंस से मैनेजमेंट करते हैं और प्रोडक्टिव बनते हैं। यह हमारे होमवर्क स्केड्यूल को अरेंज्ड करने जैसा है ताकि हमारे पास काम और खेल दोनों के लिए समय हो। अपने समय का स्किलफुली यूज करके हम ज्यादा काम कर सकते हैं और साथ ही उन चीजों के लिए भी समय निकाल सकते हैं जिनका हम आनंद लेते हैं। तो 6 फेज में एनर्जी साइकिल में महारत हासिल करना हमारी छिपी हुई क्षमता को अनलॉक करना सीखने जैसा है। अपनी एनर्जी को चार्ज करके, उसका इंटेलिजेंस से यूज करके, उसे जरूरी कामों में इन्वेस्ट करके, एनर्जी की बर्बादी से बचकर और अपने समय का इफेक्टिवली मैनेज करके हम महान चीजें हासिल कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हम काम को क्यों टालते हैं। काम को टालने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा रीजन और सब लोगों में होता है वो है आलस। ये आलस का कीड़ा सबके अंदर होता है और ये हमें बार बार कहता रहता है कि अभी नहीं, बाद में कर लेना काम, और हम बस पूरे दिन ऐसे ही पड़े रहते हैं। और इस आलस को दूर करने के लिए आपको इससे लड़ना ही होगा। अगर आपको काम करने का मन नहीं है तो काम करो, कैसे भी पर करो। एक्सरसाइज का मन नहीं है तो भी एक्सरसाइज करो। आप सिर्फ इससे लड़कर ही जीत सकते हैं। और जब आप इसे लगातार करते रहोगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी और वो आलस का कीड़ा भी खत्म हो जाएगा। अगर आपको हमारी समरी से कुछ सीखने को मिलता है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें सुपर चैट भी भेज सकते हैं। दूसरा रीजन है फेल होने का डर। यह भी एक बड़ा रीजन है काम को टालने का। अक्सर हम कामों को इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें डर लगता है, क्या होगा अगर मैं हार गया, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। ये हमें अंदर से इतना डरा देता है कि हम कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते। तीसरा रीजन है बहुत ज्यादा वर्कलोड। कभी हमारे पास इतने ज्यादा काम होते हैं जिसकी वजह से हम अपना जरूरी काम नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी दूसरे काम में फेस होने की वजह से हम अपने काम को टाल देते हैं। लेसन 2, टाइम के लिए अपनी सोच को बदलो। समय एक नदी की तरह है जो हमेशा आगे की ओर बहती है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। फिर भी हम में से कई लोग खुद को अतीत में उलझा हुआ पाते हैं या क्यूरियोसिटी से भविष्य की प्रतीक्षा करते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद सुंदरता और अवसरों को इग्नोर करते हैं। वर्तमान में जीना एक सरल लेकिन डीप कॉन्सेप्ट है जो एक फुल और आनंदमय जीवन जीने का तरीका है। जो पहले ही हो चुका है उस पर ध्यान देने या जो अभी आने वाला है उसके बारे में चिंता करने के बजाय हमें खुद को यहाँ और अभी में पूरी तरह से जीना चाहिए। पार्क में धूप वाले दिन के बारे में सोचे, पक्षी चहचहा रहे हों, बच्चे हंस रहे हों और हल्की हवा आपकी त्वचा को सहला रही हो। उस पल में पछताने के लिए कोई पास्ट या डरने वाला भविष्य नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट होता है जो अनंत पॉसिबिलिटीज से भरा होता है। प्रेजेंट में जीने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक पास्ट से चिपके रहने की हमारी सोच है। चाहे वह अच्छे पुराने दिनों की याद हो या पिछली गलतियों पर पछतावा, अतीत के बारे में सोचना हमें प्रेजेंट में जीवन का पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने से रोकता है। अतीत को बोझ या बाधा के रूप में देखने के बजाय हमें इसे एक वैल्यूएबल टीचर के रूप में देखना चाहिए जो हमें वैल्यूएबल सबक प्रोवाइड करता है, जो हमें हमारी आगे की यात्रा पर गाइड कर सकता है। आपको समय को सबसे बड़ा मानना होगा क्योंकि बिता हुआ कल कभी नहीं आएगा और आने वाले कल के बारे में हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होने वाला है। इसीलिए अगर आप अपने दिन के 4 से 5 घंटे सिर्फ दोस्तों के साथ टाइम पास करते हुए वेस्ट कर देते हैं तो इसे अभी कम करिए और बचे हुए समय को ऐसे काम में लगाइए जो ज्यादा जरूरी हो और जिसे करने से आपका फ्यूचर अच्छा होगा। आपको इसको ऐसे देखना है जैसे आपके पास आज का ही दिन है, कल ये दिन आपकी जिंदगी से कम हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इससे कुछ जरूरी चीज सीख लेनी चाहिए। इसी तरह हमें प्रेजेंट में डिसीजन लेते समय अतीत पर बहुत ज्यादा निर्भर होने से बचना चाहिए।
जबकि पिछले एक्सपीरियंसेस से सीखना जरूरी है। हमें यह भी पहचानना चाहिए कि हर पल विकास और बदलाव का अवसर है। पुरानी सोच को छोड़कर और नए को गले लगाकर हम खुद को नए एक्सपीरियंसेस और पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन करते हैं, जो हमारे जीवन को उन तरीकों से समृद्ध कर सकते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। साथ ही भविष्य को पॉजिटिविटी की भावना के साथ देखना जरूरी है, जबकि आगे क्या होने वाला है इसके बारे में चिंतित महसूस करना नेचुरल है। हमें याद रखना चाहिए कि भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करके और अपने मनपसंद फ्यूचर को बनाने के लिए कदम उठाकर हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस और दृढ़ संकल्प के साथ अपने गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। बेशक ऐसा कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। डिस्ट्रैक्शंस और दायित्वों से भरी दुनिया में प्रेजेंट मोमेंट में स्थिर रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि प्रैक्टिस के साथ हम खुद को अतीत को भूलने, भविष्य के अट्रैक्शन का विरोध करने और प्रेजेंट मोमेंट की सुंदरता को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार कर सकते हैं। समय के बारे में अपना नजरिया बदलना एक अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है। लेसन 3, अपने समय को अच्छे से कैसे यूज करें। सबसे पहले कुछ करने से पहले अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो सबसे पहले तो ये सब सोचना बंद करिए। एक बात हमेशा याद रखिए, कुछ बदले या न बदले, अगर आपकी सोच बदल जाएगी तो पूरी दुनिया बदल सकती है। ये सब आपकी सोच का गेम है। दूसरी सबसे जरूरी चीज है अपने बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना। जैसे आप कहाँ अपना टाइम यूज करते हो, कहाँ पर आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जब तक आपके पास कोई जानकारी नहीं होगी तब तक आप उसमें सुधार कैसे करेंगे। जब आपको पता चल जाए कि आप सबसे ज्यादा समय कहाँ पर वेस्ट कर रहे हो, तो उसके बाद आप उस काम में अपने समय को कम कीजिए और समय बचाइए, और बचे हुए समय को वहां लगाइए जहां आपको लगता है कि इस जरूरी काम में समय की कमी है। तीसरी सबसे जरूरी चीज, सबसे जरूरी काम को सबसे पहले करना। सबसे जरूरी काम आपके लिए वो होना चाहिए जो आपके लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में आपकी मदद करे। तो आपको ध्यान से चुनना है कि आपका सबसे जरूरी काम कौन सा है। आपको अपना टाइम सबसे पहले तो उस काम में लगाना है जिसको करने पर आप बोर न महसूस करें। इसके बाद आपको ये क्लियर करना होगा कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए तो मुझे ये काम ऐसे करना होगा। आपका काम वैल्यूएबल होना चाहिए। लेसन 4, टाइम को इफेक्टिवली यूज करना सीखो। समय एक बहुत वैल्यूएबल चीज है जो हम सभी के पास लिमिटेड मात्रा में है। हम अपने समय का किस तरह यूज करते हैं, यह हमारे जीवन में सफलता और खुशी को बहुत हद तक अफेक्ट कर सकता है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जिसे सीखा जा सकता है और हर दिन का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाने के लिए प्रैक्टिस किया जा सकता है। सबसे पहले टारगेट सेट करना जरूरी है। टारगेट सेट करने से हमें अपना समय कैसे स्पेंड करना है इसके लिए एक क्लियर डायरेक्शन और पर्पसेस मिलता है। चाहे वह होमवर्क असाइनमेंट पूरा करना हो, कोई शौक पूरा करना हो या परिवार के साथ समय बिताना हो, टारगेट रखने से हमें अपनी एक्टिविटीज को प्रायोरिटी देने और जरूरी चीजों पर ध्यान देने में मदद मिलती है। एक बार टारगेट सेट हो जाने के बाद स्केड्यूल और प्लान बनाना जरूरी है। स्केड्यूल हमें अलग अलग कामों को करने के लिए समय सेट करने में मदद करता है। यह इंश्योर करता है कि हमारे पास हर काम के लिए सफिशिएंट समय हो। स्केड्यूल बनाते समय इस बारे में रियलिस्टिक होना जरूरी है कि कामों में कितना समय लगेगा और ब्रेक और आराम के लिए समय देना चाहिए। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का एक और जरूरी पहलू प्रायोरिटी तय करना है। सभी काम समान रूप से जरूरी नहीं होते, इसलिए उनके इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी के बेस पर उन्हें प्रायोरिटी देना चाहिए। कामों को प्रायोरिटी देने के लिए एक यूजफुल टेक्निक्स आइजनहावर मैट्रिक्स है, जो कामों को उनके इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी के बेस पर 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड करती है। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट दोनों तरह के कामों पर ध्यान देकर हम यह इंश्योर कर सकते हैं कि हम अपने समय का इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। प्रायोरिटी तय करने के अलावा डिस्ट्रैक्शंस को कम करना भी इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया, टेलीविजन और वीडियो गेम जैसे डिस्ट्रैक्शन वैल्यूएबल टाइम खा सकते हैं और हमें अपने गोल्स को पूरा करने से रोक सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए एक स्पेसिफाइड स्टडी या वर्क प्लेस बनाना
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर नोटिफिकेशंस बंद करना और सोशल मीडिया चेक करने या टेलीविजन देखने के लिए स्पेसिफिक टाइम सेट करना जरूरी हो सकता है। इसके अलावा ना कहना सीखना जरूरी है। हर रिक्वेस्ट और इनविटेशन के लिए हाँ कहना हमें बहुत बिजी कर सकता है और हमारे पास खुद के लिए बहुत कम समय बचा सकता है। ना कहना सीखना हमें अपनी जरूरतों और कमिटमेंट्स को प्रायोरिटी देने में मदद करता है। इसके अलावा अपने फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड सफिशिएंट स्लीप सहित एक हेल्थी लाइफस्टाइल हमें पूरे दिन एनर्जेटिक एंड फोकस्ड रहने में मदद करती है। इसके अलावा ब्रेक लेना और गहरी सांस लेने या ध्यान जैसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करना तनाव को कम करने और प्रोडक्टिविटी में सुधार करने में मदद कर सकता है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का एक और जरूरी पहलू कामों को सौंपना सीखना है। हमें सब कुछ खुद नहीं करना है और दूसरों को काम सौंपने से हमें ज्यादा जरूरी या आनंददायक एक्टिविटीज के लिए समय खाली करने में मदद मिल सकती है। चाहे वह होमवर्क में किसी क्लासमेट से मदद मांगना हो या परिवार के मेंबर्स को घर के काम सौंपना हो। काम सौंपने से हमारा वर्कलोड हल्का हो सकता है और हम अपने समय का ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं। अपने प्लान्स की रेगुलर रिव्यू करके और आवश्यकता अनुसार एडजस्टमेंट करके हम लचीले रह सकते हैं और जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती के अनुकूल खुद को ढाल सकते हैं। जीवन में सफलता और खुशी के लिए इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट आवश्यक है। टारगेट सेट करके, शेड्यूल बनाकर, कामों को प्रायोरिटी देकर, डिस्ट्रैक्शंस को कम करके, ना कहना सीखकर, अपने हेल्थ का ख्याल रखकर, कामों को दूसरों को सौंपकर और आवश्यकता अनुसार अपने प्लान्स को रिव्यू करके और उनमें बदलाव करके हम हर दिन का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन के साथ कोई भी इंसान अपने समय का इफेक्टिवली यूज करना और अपने गोल्स को पाना सीख सकता है। लेसन 5, एक्स्ट्रॉर्डिनरी फोकस बनाकर रखो। अपने फोकस को बनाए रखने के लिए आपको कुछ जरूरी स्टेप्स लेने होंगे। जैसे आप जब किसी काम को मन लगाकर कर रहे हैं तब उसे बीच में न छोड़ें। दूसरा, अपने मोबाइल, कंप्यूटर, सभी चीजों की नोटिफिकेशन बंद कर दो, क्योंकि यही आपको सबसे ज्यादा फोकस करने से रोकती है। तीसरा, कभी भी फालतू के कामों पर फोकस न करें, इससे आपका फोकस बेकार जाएगा। फोकस को हमेशा उसी काम पर लगाए जो सबसे जरूरी हो। 80-20 प्रिंसिपल का यूज करो। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप हमारी 80-20 प्रिंसिपल बुक समरी चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर। आज की दुनिया में जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं, स्कूल और उसके बाद की सफलता के लिए एक्सेप्शनल फोकस डेवलप करना जरूरी है। चाहे होमवर्क असाइनमेंट पूरा करना हो, एग्जामिनेशन की तैयारी करनी हो या पर्सनल इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाना हो, किसी काम पर गहराई से फोकस की क्षमता होना बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। सबसे पहले कंसंट्रेशन के लिए माहौल बनाना जरूरी है। पढ़ाई या काम करने के लिए एक शांत और आरामदायक जगह ढूंढें जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें कम से कम हों। ये घर पर एक डेजिग्नेटेड स्टडी एरिया, लाइब्रेरी और क्लासरूम का एक शांत कोना हो सकता है। जगह को साफ सुथरा और अरेंज्ड रखें जहां सभी जरूरी मटेरियल पहुंच में हो। फोकस करने के लिए माहौल बनाने के लिए मोबाइल फोन, वीडियो गेम या शोर मचाने वाले भाई बहनों जैसी ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटा दें। इसके बाद एक ऐसा रूटीन बनाएं जिसमें रेगुलर स्टडी सेशन या कंसंट्रेशन वाले कामों के लिए डेडिकेटेड टाइम शामिल हो। फोकस करने के लिए कॉन्टिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। हर दिन पढ़ाई, होमवर्क या स्किल की प्रैक्टिस करने के लिए कुछ खास समय निकालें। जितना हो सके अपने स्केड्यूल पर टिके रहें और समय के साथ आपको इन सेट समय के दौरान फोकस करना आसान लगेगा। फोकस करने का एक और जरूरी पहलू है कामों को छोटे टुकड़ों में बांटना। जब कोई बड़ा असाइनमेंट या प्रोजेक्ट सामने आता है तो उसे एक साथ पूरा करना भारी पड़ सकता है। इसके बजाय इसे छोटे पार्ट्स में बांटें और एक समय में एक पार्ट को पूरा करने पर फोकस करें। यह न केवल काम को ज्यादा मैनेजेबल बनाता है बल्कि काम करने के लिए क्लियर गोल प्रोवाइड करके फोकस करने में भी मदद करता है। माइंडफुलनेस टेक्निक्स की प्रैक्टिस करने से फोकस एंड कंसंट्रेशन में सुधार करने में मदद मिल सकती है। माइंडफुलनेस में बिना किसी डिसीजन के प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देना शामिल है। गहरी सांस लेने के एक्सरसाइज, ध्यान
या माइंडफुल वॉकिंग जैसी सरल एक्टिविटीज मन को शांत करने और फोकस में सुधार करने में मदद कर सकती हैं। जब भी आपको लगे कि आपका मन भटक रहा है या विचलित हो रहा है, तो कुछ देर रुकें, कुछ गहरी सांस लें और अपना ध्यान फिर से उस काम पर फोकस करें जो आपके हाथ में है। कामों को उनके इंपॉर्टेंस एंड टाइम लिमिट के बेस पर प्रायोरिटी दें। सबसे जरूरी कामों की पहचान करें जिन पर आपको तुरंत ध्यान देने की जरूरत है और उन्हें पहले पूरा करने पर फोकस करें। जरूरी कामों को पहले निपटाने से आपको अचीवमेंट की भावना का भी एक्सपीरियंस होगा, जो आपको फोकस्ड एंड प्रोडक्टिव बने रहने के लिए इंस्पायर कर सकता है। फोकस डेवलप करने के लिए एक और मददगार स्ट्रेटजी मल्टीटास्किंग को कम करना है। हालांकि एक साथ कई कामों को एक साथ करना कारगर लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में आपका ध्यान डाइवर्ट करता है और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को कम करता है। इसके बजाय एक समय में एक काम पर फोकस करें और पूरा होने तक उस पर अपना पूरा ध्यान दें। इससे आप ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं और हाई क्वालिटी वाला काम कर सकते हैं। इसके अलावा अपने ब्रेन को रिचार्ज करने और बर्नआउट को रोकने के लिए रेगुलरली ब्रेक लें। बिना ब्रेक के लंबे समय तक फोकस बनाए रखने की कोशिश करने से मेंटल थकान और प्रोडक्टिविटी में कमी आ सकती है। अपने दिमाग और शरीर को आराम देने के लिए स्टडी सेशंस या कामों के बीच छोटे ब्रेक शेड्यूल करें। इस समय का यूज स्ट्रेच करने, टहलने के लिए करें। जब आप अपने काम पर वापस लौटेंगे तो आप तरोताजा महसूस करेंगे और फिर से फोकस करने के लिए तैयार होंगे। व्यवस्थित रहने से डिस्ट्रैक्शंस को कम करने और फोकस को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। प्लानर या कैलेंडर का यूज करके असाइनमेंट, डेडलाइन और इंपॉर्टेंट डेट्स पर नजर रखें। जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान देना और मटेरियल के साथ एक्टिवली जुड़ना समझ और रिटेंशन में सुधार कर सकता है। नोट्स लें, प्रश्न पूछें और सीखने को स्ट्रॉन्ग करने और लेसन्स के दौरान ध्यान बनाए रखने के लिए चर्चाओं में भाग लें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।